जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम आपकी परीक्षा यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए आपकी रिवीजन की क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। रिवीजन की ये सीरीज, रिवीजन की राह। कौन सी सीरीज? रिवीजन की राह। क्योंकि एक यही राह है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकती है, अन्यथा कोई और ऐसी राह आपको प्रतीत नहीं होगी जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचाए। क्योंकि रिवीजन से ही आप क्या करोगे, जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो इतनी ही चीजें आपकी शार्प रहेंगी और आपको रिकॉल करने में इजी होगा और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आप ही की तैयारी के लिए, आप ही के लिए ये सेशन हम ले रहे हैं। ये पॉलिटी का सेशन है, इस पर हमने ऑलरेडी एक क्लास आपसे ले ली है। वो खासतौर पर इंट्रोडक्शन क्लास थी आपकी। आज जो है आपकी क्लास हम देखेंगे सेकंड है, क्लास आपकी सेकंड है आज। और इसमें जानेंगे कई ऐसे विषयों को कि इंपोर्टेंट्स जो यहां से लगातार क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बनते हैं। प्रीलिम्स में खासतौर पर प्रीलिम्स में यहां से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन प्रीलिम्स के क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा जाता है, संविधान सभाओं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे कहां से क्या लिया गया है, किस देश से, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन सब के अलावा आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान की अनुसूचियां कौन कौन सी है। ठीक है, इस टाइप से संविधान की विशेषताओं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्लास से आपके 2 क्वेश्चन पॉलिटी के कवर हो जाएंगे। इस पर एक पार्ट हमने ले लिया है, आपने वो पार्ट अगर नहीं देखा है तो देखिएगा। आज इसका हम सेकंड पार्ट आपसे साथ में चल रहे हैं। हमने कहा है कि हम 3 से 4 मतलब कि 4 सेशन में हम आपकी पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के सेशन की। 4 से 5 हो जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, 5 सेशन में आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी इजी। चलिए तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में हम क्या क्या आपसे पढ़ेंगे। तो ये है आपकी सीरीज जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट करते हुए इंडियन पॉलिटी रिवीजन की राह। मैं मिस्टर कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूं। अगर आप न्यू विद्यार्थी हैं और यदि अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो कर लीजिएगा। और देखो, आप इस क्लास को देखते हैं और भारत के किस कोने से देखते हैं, आप आवश्यक रूप से बताइएगा। आपको पता है हमारा पठन पाठन का तरीका क्या रहता है। सबसे पहले हम आपके साथ में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर उसके ऊपर जो भी पीवाईक्यू होते हैं, जो भी क्वेश्चन बने हैं, उन क्वेश्चन को हम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं, आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सेशन पे बढ़ने से पहले कुछ 2 बातें, 2 बिंदु जो आपकी परीक्षा के लिए अनिवार्य हैं, आपको बता दें। कई स्टूडेंट्स को नहीं पता है हमारे टाइम टेबल के बारे में, तो थोड़ा सा हम उनको बताना चाहेंगे। देखो, हमारी क्लास डेली बेसिस पर 8 बजे मॉर्निंग में होती है। किसकी? करंट अफेयर की क्लास होती है। इसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और मिंट वगैरह से हम क्या है चीजों को लेते हैं और आपके साथ में डेली बेसिस पर डिस्कस कराते हैं करंट अफेयर की क्लास। तो वहां से आपका करंट अफेयर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और ये डेली क्लास होती है, करंट अफेयर की क्लास आपकी डेली होती है। इस क्लास को आवश्यक रूप से देखा करें। क्लियर? और इसमें हम आपसे क्या करवाते हैं, आपके पीवाईक्यू भी हम इसमें करवाते हैं। पीवाईक्यू भी हम इसके माध्यम से आपके कवर करवा देते हैं जो यूपीएससी में पूछे गए हैं। उसके बाद डेली बेसिस पर एक क्लास होती है आपकी 7 PM को। कब? इवनिंग में। इवनिंग में आपकी 7 बजे शाम को डेली बेसिस पर क्लास होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको 2 भागों में हमने बांट के रखा है। जैसे वीक में क्या करते हैं, हम 2 क्लासें आपकी लेते हैं जो कि सीसैट को टारगेट करके हैं। हमने सीसैट में सबसे पहले हम रीजनिंग की क्लासें आपसे ले रहे हैं। रीजनिंग के कई चैप्टर अब तक हमने कवर कर लिए, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग हमने देख लिया है, उसके साथ साथ क्लोक हमने देख लिया है। इन सब के अलावा जो लास्ट क्लास आपकी हुई थी उसमें भी हमने चीजें आपसे डिस्कस की हैं, ब्लड रिलेशन। तो लगभग 3 से 4 टॉपिक आपके हो गए हैं।
कई स्टूडेंट्स ने उसको देखा है, तो प्यार भी वहां से कई स्टूडेंट्स का मिला है, तो आप भी उसको देखिएगा। उसके साथ साथ ये वीकेंड पर 2 क्लासें होती है, एक संडे में होती है और 3 दिन के गैप में होती है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो फिर थर्सडे को आपकी क्लास होगी, ठीक है। उसके अलावा डेली बेसिस पर आपका जो टेस्ट सीरीज है, यह टेस्ट सीरीज की क्लास भी हम आपके साथ में चर्चा करते हैं। ये डेली बेसिस पर चलती है आपकी। विजन एएस का टेस्ट चल रहा है, टेस्ट क्रमांक आपका 6 चल रहा है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। एक पार्ट हो गया है जिसमें हमने 1 से 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आज जो होगा उसका नेक्स्ट पार्ट होगा, तो इस तरीके से चीजें चलती रहती है। उसके पश्चात हमने अब आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए रिवीजन की राह ये सीरीज चलाई है। तो सबसे पहले हम इसमें पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, क्लियर। जो इस रिवीजन की सेशन में हमारा जो टारगेट है वो आपसे कंप्लीट रिवीजन करना है। हम रिवीजन किस किस का करेंगे सर, ताकि जो ऑडियंस है हम उनको बता दें कि जो रिवीजन होगा वो कौन कौन से सब्जेक्ट का होगा। तो इसमें हम लगभग सभी सब्जेक्ट आपसे करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी ले रहे हैं, पॉलिटी के बाद फिर हम लेंगे आपसे हिस्ट्री, क्या लेंगे, हिस्ट्री। फिर उसके बाद में लेंगे इकोनॉमी, और हिस्ट्री में दोनों सेक्शन, तीनों, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद में लेंगे हम ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में तीनों, दोनों, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद में लेंगे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हम आपसे लेंगे, क्लियर। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके पश्चात लेंगे हम साइंस एंड टेक, और इस टेक्नोलॉजी से ही क्या होते हैं, क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। अगर आपसे पूछेगा, बायोलॉजी से इतने क्वेश्चन नहीं आते, एक क्वेश्चन आ जाएगा और वो थीम बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन खासतौर पर आते हैं। और करंट अफेयर जो है आपका वो तो डेली चल ही रहा है, क्लियर। तो ये चीजें हम लेंगे। हमारा जो फोकस है अभी, हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं। चीजें अगर ये हमने ले लिया था आपसे, ये वाली क्लास कंप्लीट कर ली है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपसे पुनः हमने पूर्ण रूप से समझ लिया है और इस पर क्वेश्चन भी हमने आपको करा दिए हैं। चलिए तो आज की क्लास का पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं आज की क्लास का, जो आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल भी हो रहा है। तो आज की क्लास का जो पहला टॉपिक है वो है संविधान सभा। देखिए टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है संविधान सभा। मतलब ये हुआ कि भारत में जो संविधान सभा बनी वो कैसे बनी, उसके बारे में आपने चीजें समझी होंगी ऑलरेडी, लेकिन अब तो ये रिवीजन क्लास है तो आप चीजों को समझते चलेंगे। संविधान सभा की जो उत्पत्ति और विकास हुआ, इसमें खासतौर पर क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलन और विद्रोह चल रहे थे। हम देखो, अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें समझना जरूरी होता है, क्योंकि कई ऐसे न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, बिगिनर एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनको 27 में देना है, 26 में देना है ना, 28 में देना है, कुछ 30 में भी देंगे, तो वो भी जुड़े हुए ऑडियंस हैं। तो उन सभी का हम बेसिकली 0 टू हीरो तक हम जाते हैं। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ नजर डाल लेते हैं कि संविधान सभा की उत्पत्ति और विकास कैसे होती है। देखिए हुआ क्या था, स्वतंत्रता सेनानियों ने, पहले क्या हुआ था, 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय हमने स्वराज की बात करी थी, फिर उसके बाद आगे चल करके लाहौर अधिवेशन, आपको नागपुर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन आपको पता है, लाहौर अधिवेशन में हमने जाकर के पूर्ण स्वराज की बात करी थी। किसकी? पूर्ण स्वराज की बात करी थी। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग करी थी, लेकिन इसके पहले एम.एन. रॉय ने फिर 1935 में ही महात्मा गांधी जी के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की डिमांड रखी गई। आगे चल के कांग्रेस से 1935 में, फिर इसी कांग्रेस ने आगे चल के जो आपके नेहरू जी थे, नेहरू जी ने 1938 में इसको खासतौर पर क्या था, स्वीकार भी किया, और इसको स्वीकार किया और ये आगे चल के एक संविधान सभा के रूप में बनी। ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव की स्वीकृति हो जाती है 1940 में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन में आप देखोगे 3 व्यक्ति थे, स्टैटफोर्ड क्रिप्स और कैबिनेट ये जो थे, अब इसमें 3 व्यक्ति थे, एक लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, है ना, अलेक्जेंडर। अब ये 3 व्यक्ति आते हैं और भारत में कैबिनेट मिशन बनता है। मुस्लिम लीग को अधिकार मिलता है, उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों को अधिकार मिलता है। कांग्रेस, अब यहाँ पर निर्वाचन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, और ये सरकार क्या है,
बना दी जाती है। इससे सहमति होती है तो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का गठन हो जाता है। इसमें आधार रखा गया था 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व और परंतु देशी रियासतों से मनोनीत होगा और उसके साथ साथ प्रांतीय विधायिकाओं से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। तो कई बार आपसे ये प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाता है, ये प्रीलिम्स का फैक्ट आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है कि जो आपकी संविधान सभा बनी थी उसमें खासतौर पर जो निर्वाचन हुआ है वो कैसे हुआ है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप देखोगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का उद्घाटन होता है और अस्थायी अध्यक्ष रूप में सचिंद्र दास सिन्हा जी बनते हैं। 2024 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी आया था, जो हमने लास्ट जो क्लास हुई थी इसमें आपको करवाया था पहली क्लास में। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल जो पंडित नेहरू जी के माध्यम से और उसके साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुनित कर लिया जाता है। उसके पश्चात 13 दिसंबर 1946 को अंतिम प्रारूप प्रस्तुत कर दिया जाता है नेहरू जी के द्वारा और उसमें अल्पसंख्यकों की बात होती है, अधिकारों की बात होती है जो आपके मूल अधिकार हैं। और आगे चल के वही 13 दिसंबर 1940 का जो प्रस्ताव था वही प्रस्ताव आगे चल के आप देखोगे आपको देखने के मिलेगा, वही बनता है संविधान की प्रस्तावना। क्या बनता है? वही बनता है संविधान की प्रस्तावना, बोले तो प्रेम्बल। क्लियर? तो ये तीनों आपको याद में रखने हैं। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946। अब संविधान सभा बन गई है, कई ऐसे प्रारूप कमेटी बनती है, कई छोटी बड़ी समितियां बनती हैं, संघ समिति बनती है। इसी में से एक प्रारूप समिति थी, उसमें 7 सदस्य थे, डॉक्टर अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे। क्लियर? और उसके साथ साथ उसका यही उद्देश्य था कि आपको संविधान बनाना है और संविधान का एक प्रारूप प्रस्तुत करना है। संविधान बनाना इन द सेंस, अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपका एक डाउट जरूर क्लियर करना चाहूंगा एज ए टीचर, एज ए अध्यापक होने के नाते। आज लगातार एक मुद्दा छिड़ा हुआ है देश के अंदर। वो मुद्दा ये छिड़ा हुआ है, अगर आप सही से इस चीज को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये नहीं पता आप कितना रहते हैं और यदि रहते हैं तो कौन से सोशल मीडिया को आप देखते हैं। देखिए आज एक मुद्दा लगातार छिड़ा हुआ है कि संविधान का निर्माण कि संविधान किसने बनाया था। अब यहां पर 2 बहुमत बटे हुए हैं। कोई कहता है B.N. राव ने बनाया था और कोई कहता है डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया था। अब देखो मेरा जो मत है इसमें, आपका व्यक्तिगत मत हो सकता है जिसको भी आप फॉलो करते हो। मैं आपको बता दूं संविधान बनाया था संविधान सभा ने। मेरा जो मत है वो है संविधान सभा ने क्या था, संविधान बनाया था। इसी में संविधान सभा ने एक समिति बनाई थी जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। क्या थी? ये प्रारूप समिति बनाई गई थी और इस प्रारूप समिति को यह काम सौंपा गया था कि आपको ये चीजें हम दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट ये है, ठीक है। गाइड उसमें B.N. राव कर रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर को उसका अध्यक्ष चुना गया था क्योंकि उनको पता था क्या क्या चीजें कहां कहां पर सही से रखी जाएंगी, कौन सी चीजें केंद्र सरकार को मिलेंगी, राज्यों को मिलेंगी, व्यक्तियों को मिलेंगी, समाज को मिलेंगी। उन्होंने इस चीज को बड़े ही अच्छे वे में संविधान में क्या था, सजाया था। इनकी देखरेख में ये 7 सदस्यीय समिति थी, इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान आपका बना है। अब ना तो पूर्ण रूप से संविधान, अगर आप डॉक्टर अंबेडकर का वाक्य स्वयं सुनोगे पार्लियामेंट के अंदर तो आपको स्वयं पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि इसका श्रेय B.N. राव को जाता है, इसका श्रेय हमारे देशवासियों को जाता है, इसका श्रेय संविधान सभा जो बनी है उसको जाता है, इसका श्रेय प्रारूप समिति के सदस्यों को जाता है। वो इस तरीके से बताते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि संविधान का निर्माण मैंने, उन्होंने समझ, क्योंकि उन व्यक्ति को पता है, उनको पता है मेरा एक वाक्य बोलना इस देश पर कितना हावी हो सकता है। तो उन्होंने इसलिए सजग रूप से बोला कि ये जो संविधान बना है इसमें जो निर्माणकारी भूमिका है वो हम सबकी है। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, उन्होंने इसको सजाया। लेकिन संविधान जो बनाया है, फिर से ध्यान रखो, ना ही वो संविधान B.N. राव ने बनाया है, ना ही अकेले वो डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया है, वो सभी ने मिलकर के संविधान
बनाया है, वो संविधान सभा ने बनाया है। प्रारूप समिति का कार्य ये था कि आपको संविधान, ये डॉक्यूमेंट है और इनको अच्छे से एक फाइल को तैयार करना है और इतने अच्छे से करना है, ठीक है। तो इसलिए हाँ, बेसिकली उन्होंने मेहनत ज्यादा की थी अपेक्षाकृत सबसे, उन्होंने मेहनत ज्यादा करी थी अपेक्षाकृत से। अब मैं आपसे कहूं, मान लीजिए ये किताब है, मैं कहूं आपसे ये बुक है, मान लीजिए, अब इसके पेपर मैं आपको आधे इधर कर दूं आधे इधर कर दूं और फिर मैं आपसे कहूं ये लिखना भी है आपको, ठीक है, ये किताब लिखनी भी है आपको और इसको सही से लगाना है, तो इसमें तो मेहनत का काम है, इसमें तो मेमोरी आपकी लगेगी, है ना। जब बहुत मेहनत का काम है तो डॉक्टर अंबेडकर ने वो करा और उसमें 7 सदस्य थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो संविधान का जो निर्माण हुआ वो प्रारूप समिति ने उसको तैयार किया और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर अंबेडकर को ही कहा जाता है और उनको ही कहा जाएगा, ना कि BN राव को, क्योंकि BN राव ने भी खुद उन्हीं को कहा था कि ये जो प्रारूप बना है ये प्रारूप समिति के माध्यम से ही आज भारत में इतना सुंदर संविधान बना है। तो चीजें हैं, अगर आपने, अब बेसिकली वो डिपेंड करता है कि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तो नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, तो अब इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन हमें कर लेने हैं, ठीक है। चलो देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है यहां पर ये कि संविधान दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? पहला है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर 1900 आप देखोगे 49 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन हमने वेट किया था, फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में ही संविधान को अपनाया। उसका रीजन था कि पहली बार पूर्ण स्वराज की जो बात हुई थी वो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था 1930 का, इसलिए हम वहां पर रुके थे। दूसरा है, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए साल 26 नवंबर को, ठीक है, बनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया। अब देखो, यहां पर यही बात क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि संविधान सभा पहले बनी, उसके बाद संविधान जो आपका दिवस है वो बाद में बनेगा ना, जब प्रारूप समिति के द्वारा ही तो संविधान सभा का निर्माण हुआ, प्रारूप समिति ने ही तो उसमें इतनी मेहनत की। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, और जब सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला इसमें सही है, तो आंसर इसमें हो जाएगा सी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत की सटीक संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये 2021 में है। देखो, 26 जनवरी अगर 1950 की बात कर ले तो भारत का जो संविधान था वो एक संप्रभु संविधान था, लोकतंत्र गणराज्य संविधान था। अब यहां पर कह रहे हैं धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। देखो, संविधान में क्या हुआ था, एक अमेंडमेंट हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। इसके माध्यम से 3 शब्दों को जोड़ा गया था प्रेम्बल के अंदर, प्रस्तावना के अंदर, जिसमें था आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। तो यहां पर धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद तो नहीं होगा। हाँ, जो स्थिति थी वो ये थी कि एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपका है, तो इसका राइट आंसर भी था। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन मिलते हैं और चीजें आप क्लियर तरीके से कर लेते हैं। तो इस पे 2 एक ही क्वेश्चन ये हाल ही में पूछे गए थे तो हमने ले ली। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कि संविधान सभा के स्रोत क्या आता है। संविधान सभा के स्रोत के बारे में अब हम आपसे डिस्कस करेंगे। स्रोत बोले कि संविधान सभा ने, भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से, कि जो संविधान सभा थी उसने दुनिया भर के देशों से कहां से क्या क्या लिया है। अब स्रोत के रूप में आपके दिमाग में केवल इतना आना चाहिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आपको हमेशा के लिए ध्यान रहे। देखिए, यहां पर है स्रोत, क्या है, यहां पर है स्रोत। अब ये जो स्रोत आपको दिख रहे हैं, ये स्रोत कहां से आएंगे? तो ये स्रोत हमने कई देशों से इनको लिया है। जैसे कुछ चीजें हमने कहां से ली हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली है, यूएसए के संविधान से ली है, जापान के संविधान से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने ली है ना। इसी तरीके से आप देखोगे कनाडा के संविधान से हमने ली है,
क्लियर। और जर्मनी के संविधान से हमने ली है, उसके साथ साथ रशिया के संविधान से हमने ली है, आयरलैंड के संविधान से हमने ली है। तो इस तरीके से अन्य देशों से हमने अन्य चीजों को लिया है और वहां से केवल क्या लिया है, हमने अच्छी अच्छी चीजें अडेप्ट की हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हम उन देशों से चीजों को अडेप्ट किया है। तो चलिए अब इस पर डाल लेते हैं नजर कि कहां से हमने क्या क्या लिया है। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं, इजी वे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, क्योंकि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा, उपनिवेश रहा ब्रिटेन का, तो यहां पर भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में कई ऐसे प्रारूपों को तैयार किया गया, उसमें से एक सबसे पहले आता है संघीय व्यवस्था। ये संघीय व्यवस्था क्या है? संघीय व्यवस्था का मतलब यहां पर यह है कि एक तराजू है और उसके दो पलड़े हैं। एक तराजू है, इसके दो पलड़े हैं और दोनों क्या हैं? बराबर है। एक तराजू है, इसके दो पलड़े हैं और दोनों पलड़े क्या हैं? बराबर हैं। एक तरफ है आपका संघ, संघ मतलब कि केंद्र, और एक तरफ है आपके राज्य, और दोनों को शक्तियां यहां पर दी जाएंगी। संघीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होता, शक्ति का क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है। डिसेंट्रलाइज हम करते हैं, विकेंद्रीकरण हम करते हैं। क्लियर। उसके साथ साथ न्यायपालिका होगी। संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका कैसी होगी? स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। इस पर किसी का भी भारी दबाव नहीं होगा। ये स्वतंत्र रहते हुए क्या गलत है क्या सही है अपने डिसीजन स्वयं देगी, किसी से प्रभावित नहीं होगी। आपातकालीन उपबंध होंगे, क्या होंगे? आपातकालीन उपबंध होंगे। ऐसे उपबंध की जो राज्य हैं उसमें एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके ताकि बाहरी शक्तियों, जो बाहरी हस्तक्षेप है, उनसे संघ क्या करेगा? केंद्र क्या करेगा? रक्षा करेगा। आपने देखा है ना, संविधान का जब भाग 18 हम पढ़ेंगे तो उसमें आपातकाल पढ़ेंगे। संविधान के आर्टिकल हम 352 से 360 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, है ना। और उसके बाद हम वित्तीय आपातकाल आपसे पढ़ेंगे। तो वो किस लिए? ताकि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, जो भी भारत के स्टेट हैं, नॉर्थ से लगाकर ईस्ट तक और साउथ से लगाकर वेस्ट तक, तो इनकी क्या है? सुरक्षा करने का दायित्व वो केंद्र का होगा, वो संघीय सरकार का होगा। इन सब के अलावा हमने यहाँ पर राज्यपाल का जो कार्य है, ये कार्यकाल भी, जो कार्यालय है, हमने राज्यपाल का कार्यालय भी आपका कहां से लिया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से भी लिया गया है। गवर्नर बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहते हैं, है ना। और उस पे लास्ट ईयर 2024 में जो डिसीजन आया कंप्लीट जस्टिस का लेकर के, संविधान का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से संविधान के आर्टिकल 200 को बाईपास करते हुए गवर्नर की शक्तियों को शून्य प्रधारित करते हुए और कुछ चीजों को कहा, उनको सबको हम जानेंगे आपसे। लोक सेवा आयोग होगा जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यूपीएससी, इसी की तैयारी तो आप कर रहे हैं। आप यही तो बनना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस या आप आईआरएस, यही तो बनना चाहते हैं। क्लियर। तो ये बनाया गया। ये जो लोक सेवा आयोग है, ये क्या करता है? आप देखोगे इनकी ट्रेनिंग कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। इनके वेतन भत्ते कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। सर्विस कहां पर करते हैं? राज्य सरकार के यहां पर करते हैं। उसके साथ साथ प्रशासनिक विवरण भी कहां से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ये जो आपको दिख रही है, ये हमारी टेलीग्राम आईडी है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। क्लियर। चलो, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ये सारी चीजें, चाहे संघीय व्यवस्था हो, न्यायपालिका हो, आपातकालीन उपबंध हो, राज्यपाल का कार्यालय हो, लोक सेवा आयोग हो, प्रशासनिक जो आपके विवरण है, ये सब वहां से लिए गए हैं। ठीक है। और भारत का संविधान लगभग ये देखा जाएगा आपका कि हमने 50% जो भारत का संविधान है वो आपका कहां से है? वो यहीं से आपको मिलेगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के ही द्वारा। अब जान लेते हैं एक एक करके कि अन्य देशों से हमने क्या क्या चीजों को अडॉप्ट किया है। जैसे
कई बार आपसे पूछा जाएगा कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है। क्या ली है? संसदीय शासन प्रणाली ली है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और इसमें 2 सदन होते हैं। कितने सदन? 2 सदन होते हैं और इसके 3 अंग होते हैं। 2 सदन होते हैं, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। लेकिन एक तीसरा इसका अंग कौन सा होता है? तो प्रेसिडेंट यहां पर होते हैं। जब सदन सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। जब समापन होता है तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत होता है। विधि का शासन हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, रूल ऑफ लॉ। उसके साथ साथ विधायी प्रक्रिया हमारे यहाँ पर जो है आप देखोगे कार्यपालिका और विधायिका होती है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन के संविधान से ली है। संविधान का भाग 2 आप पढ़ते हैं और आर्टिकल 5 से 11 तक हमसे पढ़ेंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे कंप्लीटली तरीके से। और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, ये कहां से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कैबिनेट जो प्रणाली है जिसमें खासतौर पर आपका 93 संविधान संशोधन 2003 के पश्चात 15% प्राइम मिनिस्टर को साथ में रख करके कितना कहा गया है? 15% होगा और इससे ज्यादा नहीं होगा। संविधान का अनुच्छेद हम 75 पढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और संविधान के आर्टिकल 74 के तहत प्रधानमंत्री के कहने पर जो मंत्री परिषद होती है, जिसको कैबिनेट आप प्रणाली कहते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और जो वहां पर आपकी कैबिनेट प्रणाली होती है, जो एक मंत्री परिषद होती है, वो क्या करेगी? वो खास तौर पर राष्ट्रपति को सजेशन करती रहती है। और इन सब के अलावा ये वही कैबिनेट प्रणाली है जो भारत के समस्त क्या करती है? डिसीजन लेती है, जो भारत की समस्त पॉलिसी बनाती है, ये वही कैबिनेट प्रणाली है। परमा अधिकार लेख की बात करेंगे हम। संसदीय विशेषाधिकार जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, आपने देखा होगा, आप प्राइम मिनिस्टर की आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन की आलोचना नहीं कर सकते हैं, आप किसी सांसद और किसी मंत्रालय या मंत्री की आलोचना नहीं कर सकते। अगर आपने की, आज के समय में सेडिशन लगा देंगे आप पे, 124 लगा देंगे आप पे। लेकिन संसद के अंदर क्या होता है? एक मंत्री दूसरे मंत्री की आलोचना करता है, वहां पर आप देखोगे प्रत्यारोप करता है, क्योंकि उनको शक्ति है। वो जो सदन है उसकी 4 दीवारी के भीतर वहां पर सुप्रीम जो कोर्ट होती है, न्यायालय जो है, उसकी शक्तियां सीमित हो जाती हैं। द्विसदनीय व्यवस्था आपने देखने के लिए मिलती है। 2 सदन व्यवस्था यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा में खासतौर पर केंद्र से चुनकर के लोग आते हैं, चुनाव होता है लोकसभा का प्रति 5 वर्ष में। लेकिन राज्यसभा में लोग राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषद और यूटीज जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, वहां की विधानसभाओं से लोग चुन करके आते हैं, वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें क्या होता है? जो आपकी राज्यसभा होती है, संविधान का आर्टिकल 81 जब आप पढ़ोगे तो वहां पर 12 सदस्यों को कौन? आपके जो प्रेसिडेंट्स हैं नॉमिनेट करते हैं। और ये 12 सदस्य खेल, साहित्य, विज्ञान, कला, इन सब से होते हैं और अपने फील्ड के विशेषज्ञ इनको कहा जाता है। तो यदि ब्रिटेन के संविधान से आपसे पूछे तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, परमा अधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय व्यवस्था यहां पर दी हुई है। वहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो देखो, संविधान यहां से क्या क्या है? मूल अधिकार क्या लिया गया है? आपके मूल अधिकार यहीं से लिए गए हैं। संविधान के भाग आप 3 में पढ़ते हैं। कहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा? ये संविधान के भाग नंबर 3 में आप पढ़ोगे और आर्टिकल 12 से 35 तक आप इनके बारे में जानोगे। क्या होता है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार और उसके साथ साथ विशेषाधिकार जो कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसी में रिटें आप पढ़ते हैं 5 प्रकार की, परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रक्षा, ये सब पढ़ोगे आप हमारे साथ। उसके साथ साथ ब्रिटेन जो अमेरिका का संविधान है, यहां से क्या है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मैंने कहा ना, सुप्रीम कोर्ट क्या होगी? बिल्कुल एकदम स्वतंत्र रहेगी और वो डिसीजन अपने आप देगी। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है, जुडिशरी रिव्यू, उसके साथ साथ आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को क्या है? पुनः परिवर्तित कर सकती है, समय समय पर किया भी है।
उनके साथ साथ उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया जो है, ठीक है, अभी जस्टिस वर्मा का केस आपने देखा होगा किस तरीके से उनके घर में लगभग 3 करोड़ रुपए का केस था, आई थिंक 3 करोड़ रुपए जलाए गए थे उनके घर में, ठीक है, वो जो केस था जरा सोचिए। तो वहां पर न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 हम जानेंगे कैसे संविधान के आर्टिकल 124 में उनकी चर्चा की गई है, क्या क्या प्रक्रिया होती है, वो सारी चीजें डिटेल्स में जानेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है आर्टिकल 61 के तहत। अगर राष्ट्रपति ने संवैधानिक उपचारों का उल्लंघन किया है तो उस स्थिति में ये चीजें होती हैं। उपराष्ट्रपति का पद अभी चर्चाओं में रहा है, वाइस प्रेसिडेंट्स का पद आपने देखा होगा, जो वाइस प्रेसिडेंट्स बने हैं वो राधा कृष्णन बने हैं अभी नए, पहले कौन थे, जगदीप सिंह धनखड़ जी थे, लेकिन उनके बाद में राधा कृष्णन बने हैं। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका से चाहे मूल अधिकार की बात हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात हो, न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत की बात हो, उच्चतम और उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना हो, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो और उपराष्ट्रपति का पद हो, ये सब कहां से है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो है ये फैक्ट है, और ये फैक्ट आपसे क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रीलिम्स में हम क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि सर बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। देखो भारत में क्या है, संघीय व्यवस्था है, भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन केंद्र क्या है, केंद्र क्या है, केंद्र यहां पर पावरफुल है, केंद्र क्या है यहां पर आप देखोगे सशक्त है। आप कहोगे सशक्त कैसे, सशक्त ऐसे हो जाता है जब इमरजेंसी होती है, जब इमरजेंसी होती है, आपातकाल होता है, जब संविधान का अनुच्छेद 352 किसी भी राज्य में लगा दिया जाता है तो वहां की कार्यपालिका और विधायी शक्ति संसद के हवाले हो जाती हैं इस तरीके से। तो ये कहां से लिया है, सशक्त केंद्र आपको कनाडा से। अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, संविधान की एक शेड्यूल आप पढ़ते हैं, शेड्यूल क्रमांक आपको मिलता है 7। हम देखेंगे इसी के माध्यम से जानेंगे कि उस अनुसूची में क्या क्या प्रोविजन आपके रखे हुए हैं। तो जब आप उसको देखते हैं तो उसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, 3 भागों में उनको बांटा गया है। पहले आप पढ़ते हैं कि संविधान की शेड्यूल नंबर जो 7 है, अनुसूची 7, उसमें आपको मिलेगा संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची। वहां पर क्या है, विभाजित किया गया है सब्जेक्ट को, कुछ विषयों को, कि कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर केवल और केवल केंद्र ही कानून बनाएगा, कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर केवल और केवल राज्य ही कानून बनाएंगे, कुछ ऐसे विषय होंगे कि उस पर दोनों कानून बनाएंगे। क्लियर, दोनों कैसे, जैसे शिक्षा का विषय है, जैसे शिक्षा है, एजुकेशन है, उस पर दोनों कानून बनाते हैं। उसके साथ साथ पर्यावरण का विषय है, उस पर दोनों कानून बनाते हैं। वाटर से रिलेटेड है, उस पर दोनों कानून बनाते हैं। तो इसको आपको क्या है, ध्यान में रखना है। लेकिन इन सब के अलावा कुछ ऐसी और शक्तियां होती हैं जिनको अपशिष्ट शक्तियां कहा जाता है, और ये अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, संसद के पास है। केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है। संविधान का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 155, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 155 में जो राज्यपाल होते हैं ये क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। केंद्र से ही चुना गया एक व्यक्ति होता है और वो राज्यों के अंदर काम करता है। उत्तर प्रदेश में कौन है, आनंदीबेन पटेल, कहाँ की रहने वाली है, गुजरात की। नियुक्ति किसने की है, राष्ट्रपति ने, किसके कहने पर, मंत्रिपरिषद के कहने। क्लियर। उच्चतम न्यायालय का परामर्श जो आप देखोगे, न्यायिक निर्णय, परामर्श निर्णय मतलब कि संविधान का एक आर्टिकल आपको मिलेगा, आर्टिकल मिलेगा आपको, आर्टिकल 143। इसके माध्यम से क्या होगा, जो आपकी सुप्रीम कोर्ट होगी ये समय रहते हुए प्रेसिडेंट्स को, मतलब कि राष्ट्रपति को, संवैधानिक विषयों पर अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो उस कंडीशन में ये इनको सुझाव करती रहेगी। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र है, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायालय जो निर्णय होता है वो भी देखने के लिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है आयरलैंड के संविधान से किन किन चीजों या कौन कौन से विषयों को रखा गया है। तो आयरलैंड के संविधान से और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व आपके लिए गए हैं। पहला क्या है, जो आपके डीपीएसपी हम इनको कहते हैं, डीपीएसपी हम इनको कहते हैं,
और ये संविधान के भाग नंबर आपको 4 में मिलेंगे। आर्टिकल की बात कर ले, आर्टिकल 36 से 51 तक आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिनको गांधीवादी, समाजवादी और विधिक के रूप में, ठीक है, बांटा गया है। उनको हम डिटेल्स में जानेंगे, संविधान का भाग 4 जानेंगे। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है वो भी कहां से ली गई है, वो खासतौर पर आयरलैंड के संविधान से ही इसको भी क्या है, लिया गया है। ये जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है उसको हम जानेंगे कि संविधान का अनुच्छेद किस तरीके से आपका 54 है जो निर्वाचन की बात करता है, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन उसमें वोट देता है, कौन वोट नहीं देता है, इनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, कितनी सीटें जीतना बहुत जरूरी होता है, कैसे इलेक्शन की प्रक्रिया होती है, तो कहां से, आयरलैंड के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में, तो सदस्यों का नामांकन होता है राष्ट्रपति के माध्यम से, 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ये सब आयरलैंड के संविधान से। तो क्या नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। वहीं अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची की बात की गई है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, ठीक है, 7 शेड्यूल, उसमें संवर्ती सूची आपकी रखी गई है और इसी को क्या है, बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इस सूची में क्या होता है, दोनों कानून बनाते हैं, इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाती है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं, आर्टिकल आपको मिलेगा 62, उसमें देखने के लिए मिलेगा। यूपीएससी ने 2024 में या फिर 25 में क्वेश्चन यहां से पूछा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो ये सब कहां से, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची हो, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता हो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात हो, संविधान का एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं 108, वहां पर जो राइट देता है कि जो ज्वाइंट सिटिंग होगी पार्लियामेंट्री, तो वहां पर प्रेसिडेंट्स जो होंगे, राष्ट्रपति जो होंगे, उनको अधिकार होगा, वो खासतौर पर क्या है, बुलाएंगे, और जब बुलाएंगे तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसकी अध्यक्षता आपके स्पीकर महोदय करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये भी चीजें आपको, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि संविधान से क्या क्या लिया गया है। बर्डन नहीं लेना है, एंजॉय, एकदम चिल माइंड से सुनते रहना है आपको। ये पीपीटी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, क्लियर। तो यहां पर ये चीजें आपको क्या है, देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहां पर संविधान का आर्टिकल आपका हो जाएगा 108। और ये जो बुलाया जाता है, ये केवल साधारण विधेयक पर ही चीजें होती हैं। साधारण विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है ना, ये सब हम देखेंगे। संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, सारी चीजें डिटेल्स में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आयरलैंड के संविधान से पूछे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से पूछे, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट फ्रांस के संविधान से। कुछ ऐसा भी तो है ना, हमने फ्रांस से लिया है, जैसे गणतंत्र जो शब्द है, गणतंत्र, जो गणतंत्रात्मक क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, जो यहाँ पर मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। आप कहोगे सर राष्ट्रपति के चुनाव में तो मैं और आप तो वोट नहीं करते हैं, फिर कैसे आप करें। मैं और आप वोट नहीं करते हैं, लेकिन हम अप्रत्यक्ष रूप से वोट करते हैं। हमारे द्वारा जो चुने गए व्यक्ति होते हैं, सांसद होते हैं, जो लोकसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं, राज्य की विधानसभाओं में होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी विधानसभाओं में होते हैं, वो सदस्य क्या करते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो वहां पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व कहां से, फ्रांस की क्रांति से ही इसको प्रभावित होकर के लिया गया। जब हम प्रेम्बल पढ़ेंगे, इन एक एक शब्द के बारे में हम आपसे चीजें क्लियर करेंगे कि स्वतंत्रता होगी, आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, खाने की स्वतंत्रता, चलने की स्वतंत्रता, सोने की स्वतंत्रता, भाई है नहीं, आपको बोलने की स्वतंत्रता, सबसे पहले तो आपको राइट टू स्पीक है। समता की बात की गई है कि सभी व्यक्ति समान होंगे, ठीक है, बंधुता, हम सब मिलजुल के रहेंगे। तो ये सब कहां से, फ्रांस से। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। देखिए संविधान का आर्टिकल आप 20 पढ़ते हैं, 20 आर्टिकल, जो माफ कीजिएगा, संविधान का भाग जो आपका 20 है, कौन सा है, संविधान का जो भाग आपका 20 है, उसमें आप क्या है, चीजों को पढ़ते हैं। और संविधान का आर्टिकल 368, क्लियर, 368 आप पढ़ते हैं, तो वहां पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपको देखने के लिए मिलती है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, देखिए राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है, किस तरीके से, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति
2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या है, एक चक्र में साइकिल में क्या है रिटायर होते रहते हैं, आते रहते हैं। और ये उच्च सदन कहा जाता है। संविधान के आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा हम देखेंगे। क्या क्या इसको अधिकार है वो सब डिटेल्स में हम जानेंगे, लेकिन यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि संविधान से हमने क्या क्या लिया है, हमारे संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, ताकि हमें वो सब पता चल सके। क्लियर। इन सब के अलावा अगर हम देखें, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जर्मनी या फिर वाइमर के संविधान से कुछ चीजों को लिया गया है, तो जो आपातकाल है, ठीक है, और मूल अधिकारों का उल्लंघन है, उसकी बात होती है। संविधान के भाग 18 और आर्टिकल आप 3 पढ़ते हैं 352, ये होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन और 360 आप पढ़ते हैं जिसमें वित्त आपातकाल की चर्चा होती है। ये राष्ट्रपति शासन और राज्य आपातकाल तो लगे हैं, लेकिन अभी वित्त आपातकाल भारत में आज तक 1950 से 2025 चल रहा है, अंतिम है, ये नवंबर में हम क्लास ले रहे हैं, तो अभी तक तो लगा नहीं है। हालांकि इसके पहले 2008 अगस्त 2016 को आपने देखा होगा किस तरीके से नोटबंदी हुई थी, लेकिन तब भी नहीं लगा था, उसका एक अलग रीजन था। जापान के संविधान से हमने विधि का शासन लिया है, ध्यान रखना। विधि का शासन है, 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। एक है विधि का शासन, विधि का शासन, ये जो विधि का शासन है ये हमने कहां से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। ये ध्यान में रखना है आपको, विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान का अनुच्छेद 21 जो कहता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, ये हमने जापान के संविधान से लिया। यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट्स करते चलिएगा, और कोई भी देखो आपका डाउट है वो भी आप पूछते चलिएगा। चलो, लेकिन फीडबैक आवश्यक देते चलिएगा। तो ये थे आपके संविधान के स्रोत। क्या थे इस क्लासेस में हमने अब तक क्या देखा, हमने देखा कि आपका 2 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। एक तो संविधान सभा के बारे में जान चुके हैं, दूसरा संविधान के स्रोत के बारे में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इस पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वह टॉपिक है आपका शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। क्या? भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं अब ये हमें पढ़नी है। ये 1 से 8 थी, 8 से बढ़कर आज ये 12 कैसी हो गई, उनके बारे में भी हम आपको बताते चलेंगे। तो आज कितनी अनुसूचियां हैं आपसे अगर पूछा जाएगा तो 12 अनुसूचियां हैं। कई बार टेस्ट में भी क्वेश्चन बनता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है, पीसीएस में क्वेश्चन बनता है, ठीक है, तो वहां पर आपसे ये पूछ लिया जाता है। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको कंप्लीट तरीके से, क्लियर तरीके से आप उसको कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं अब भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। देखिए यहां पर कुछ अनुसूचियां आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें आता है पहली अनुसूची। देखो है क्या, संविधान का अगर हम भाग 1 पढ़ें, संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ें और संविधान की अनुसूची 1 पढ़ें, सेम चीजें आपको मिलेंगी, सेम चीजें आपको मिलेंगी। क्लियर। तो जो पहली अनुसूची है इसमें आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। संविधान का अनुच्छेद 1 उसमें भी कहा गया है भारत, इंडिया दैट इज भारत क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा। तो वहां पर भी राज्यों की बात की गई है, केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई। संविधान का आर्टिकल भी इस बात को कहता है और अनुसूची भी एक ये कहती है। तो ध्यान में रखेंगे पहली अनुसूची में जो चर्चा परिचर्चा की गई है वो क्या है, वो खास तौर पर आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। आती है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है, सभी के क्या है, वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है, क्या है दूसरी अनुसूची में अगर आपसे पूछेगा तो वेतन और भत्ते हैं। सर ये वेतन भत्ते किसके हैं? ये जो वेतन भत्ते होते हैं ये भारत की
भारत की किस पर, संचित निधि पर होते हैं। ठीक है, संचित निधि पर ये निर्भर होते हैं। संविधान का आर्टिकल 266 आपने पढ़ा है। तो इसमें जो वेतन भत्ते होंगे वो राष्ट्रपति के होते हैं, उपराष्ट्रपति के होते हैं, राज्यपाल के होते हैं, विधायिका के पीठासीन अधिकारी के होते हैं, और भी कई ऐसे मंत्री होते हैं जिनके वेतन और भत्ते जो हैं वो संचित निधि से आते हैं संविधान आर्टिकल 266 के तहत। तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं, तीसरी जो अनुसूची है आपकी, इसमें आपको मिलेगी ओथ। क्या मिलेगी? ओथ आपको देखने के लिए मिलती है, जिसको शपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको शपथ कहते हैं। ये सब जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा शपथ लेते हैं तो किसके, अनुसूची 3 के तहत लेते हैं। अनुसूची जो शेड्यूल नंबर आपकी 4 है उसमें आपको मिलता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ये क्या हुआ सर? जो आपकी राज्यसभा होती है उसमें सीटों का आवंटन होता है किसके लिए? राज्यों के लिए। उसमें जो सदस्य चुनकर के आते हैं वो राज्य की विधानसभाओं से आते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से आते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी जम्मू कश्मीर के सदस्य भी उसमें बैठते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है, इन सभी स्टेटों के जो जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट है, उन सभी के यहाँ पर क्या है, सदस्य बैठते हैं। तो उसमें सीटों के आवंटन की बात की गई। और कई बार आपसे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 अक्टूबर 2025 को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, उसमें कई स्टेट दे के रखे थे, एक बिहार दे के रखा था, राजस्थान था, महाराष्ट्र, इस तरीके से। तो पूछ लिया था एक मध्य प्रदेश था कि किसको कितनी कितनी सीटें हैं, ऐसे। 5वीं जो अनुसूची है, अब ये इंपोर्टेंट हो जाती है, क्वेश्चन यहीं से बनता है। 4थी अनुसूची मोस्ट है, 5वीं अनुसूची मोस्ट है, और आपकी 6 जो अनुसूची है ये भी आपकी मोस्ट है। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते देखेंगे, क्वेश्चन बने हैं। 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, ये राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया गया है कि वह क्या कर सकते हैं, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र नियुक्त कर सकते हैं, मतलब कि उस क्षेत्र को घोषित कर सकते हैं, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। लेकिन यहां पर एटीएम को छोड़कर, इसमें एटीएम शामिल नहीं होते हैं, ATM2 ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 5वीं शेड्यूल में नहीं आते हैं। इसमें से किसी भी क्षेत्र को ATM2 जिसको हमने बताया ट्रिक से, तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित नहीं करेंगे। यहां पर शक्ति जो आपके राष्ट्रपति होते हैं उनकी शक्ति शून्य हो जाती है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जनजाति क्षेत्र की बात की गई है, ठीक है। तो यहां पर है 6 शेड्यूल में, लेकिन ध्यान में रखना जो 5 शेड्यूल है अब तक कितने स्टेट में है, तो 10 राज्यों में यह घोषणा हो चुकी है, 10 स्टेट हैं आपके। चलो यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं, अब देखते हैं आपकी 7 शेड्यूल में क्या है। देखिए 7वीं अनुसूची की अगर हम बात कर लें, 7वीं जो अनुसूची है आपकी, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसको आप संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची कहते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन की बात की गई है, केंद्र और राज्यों के बीच में, तो 7वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाओं के बारे में बताया गया है, भाषाओं के बारे में बताया गया है। और भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अब तक 3 बार क्या हुआ है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। एक हुआ है 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें आप देखोगे सिंधवी को जोड़ा गया था। एक हुआ है आपका 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जिसमें आपकी नमक को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। एक हुआ है आपका 93वें संविधान संशोधन 2003, उसके माध्यम से बोडोमास को जोड़ा गया है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, है ना, बोर्ड मास और संथाली, ये जोड़ी गई है उसमें। तो इतनी भाषाएं हैं आपकी, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी एक भाषा चर्चाओं में रही थी, डोंगरी। कौन सी एक भाषा चर्चाओं में रही थी, आपको बता देते हैं, डोंगरी।
हमने उसको जो आपकी करंट अफेयर की क्लास थी उसमें कवर किया था, पूछा जा सकता है, यूपीएससी चाहे तो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य है आपको उन चीजों से रूबरू करा देना। 9वीं अनुसूची की हम बात कर लें तो 9वीं अनुसूची में क्या है, ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था नेहरू जी के समय, तो ये भूमि सुधार को लेकर है। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजन रखे गए थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसका जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, लेकिन अब कर सकती है। अब कर सकती है कि हो तो होलन बनाम मामले के तहत अब वो कर सकती है। खिंच लो 10वीं अनुसूची, देखो 10 से 10 होता है और 10 से ही दल होता है, तो 10वीं अनुसूची है आपका 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से 10वीं अनुसूची दल बदल को जोड़ा गया है। जानेंगे दल बदल की प्रक्रिया क्या होती है। दल बदल को आप यूं समझें, मान लीजिए आपके सामने क्या है, आपके सामने हम 3 पार्टी रखते हैं। एक पार्टी मान लेते हैं बीजेपी है, एक पार्टी मान लेते हैं आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और एक पार्टी आपकी आम आदमी पार्टी है। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने मानो कि किसी सांसद को क्या है चुना, आपने कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे। चलो साहब, आपने बीजेपी को वोट दे दिया। अब बीजेपी का जो सांसद था, मान लीजिए बीजेपी क्या थी, हार गई और बीजेपी का जो सांसद था वो जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब कि राष्ट्रीय जो आपकी कांग्रेस पार्टी है इसमें जाकर के वो चला गया। अब देखो आपने जो प्रतिनिधित्व चुना है वो प्रतिनिधित्व चुना है बीजेपी का, लेकिन उसने पार्टी छोड़कर बीजेपी क्या हो गया, दल बदल लिया और सीधा वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में चला गया। अब वो कंडीशन में आपके साथ तो विश्वासघात हुआ, क्योंकि अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही प्रतिनिधित्व चुनना था तो आप उसी को वोट देते। भाई अगर आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही चुनना था तो आप उसी को तो देते, पहले बीजेपी को क्यों देते। लेकिन बीजेपी का जो सांसद था वो तो चला गया, तो इसको रोकने के लिए दल बदल लाया गया। क्योंकि आयाराम और गयाराम एक दिन में 3 पार्टी बदली थी। महाराष्ट्र के एक सांसद थे, उन्होंने आयाराम गयाराम 3 पार्टी एक दिन में रिकॉर्ड बना दिया था। तो फिर ये चिंता का विषय बन गया था कि इस पर कुछ कानून बनाया जाए। जानेंगे आगे, लेकिन जो अनुसूची है उसकी बात कर रहे हैं। 11वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया और इसमें आप देखोगे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको क्या था, जोड़ा गया था। मैं ये भी बताता चल रहा हूं कि कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में आपकी क्या थी, पंचायत जोड़ी गई। पंचायती राज संविधान का आर्टिकल आप क्या पढ़ते हो, 40 पढ़ते हो डीपीएसपी में, तो वहां पर भी आपको मिलेगा पंचायत के बारे में। क्लियर, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका मतलब कि म्युनिसिपालिटी को जोड़ा गया है। नगर पालिका जो नगर निगम आप देखते हैं ना, कई शहर में आप जाते हैं तो वहां पर नगर निगम के पेड़ होते हैं, वहां पर लिखा रहता है नगर निगम, तो वो उस तरीके से क्या है, शहर की एक पंचायत है वो। ठीक है, तो उसकी शक्ति है। पंचायतों को 29 विषय दे के रखे हुए हैं कि वो उस पर कानून बनाएगी, और नगर पालिकाओं को 28 विषय दे के रखे हैं कि आप 28 ऐसे विषय हैं जिन पर आप कानून बनाएंगे। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका है। यहां तक चीजें क्लियर मैं उम्मीद करके चलता हूं। अब तक आपको जो चीजें हमने पढ़ाई हैं, बताई हैं, वो चीजें आपकी कंप्लीट तरीके से क्या है, डिटेल्स में आपको याद हो गई हैं। ये मैं एकदम श्योर हूं कि आपको ये चीजें क्या है, क्लियर तरीके से पता चल गई हैं। और अब आपसे अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार का पूछेगा यूपीएससी, तो आप उसका इजी वे में क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर हम कुछ ट्रिक भी लेकर के आए हैं। इस ट्रिक से आप क्या है, इनको समझ भी सकते हैं। ट्रिक 2 रिमेंबर, आप देखोगे जो आपकी 11 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल, ठीक है, 12 जो अनुसूचियां हैं उसको आप यहां से क्या है कर ले जाएंगे। अब देखो कौन कौन सी अनुसूचियां हैं वहां पर, अगर आपसे पूछे जैसे टी, ये है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, क्लियर, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब यहां पर ये ट्रिक है और इस ट्रिक से ही आपको चीजें बताई जा रही हैं। देखो टी से है आपका ट्राइटरी, मतलब कि जो आपकी पहली अनुसूची में केंद्र और शासित प्रदेश राज्यों के बारे में है। ई मतलब कि आप देखोगे एमुलीमेंट होता है, मतलब कि जो आपके वेतन और भत्ते हैं। ए मतलब कि एप्रीमेटिएशन,
जिसमें आपकी शपथ होती है, ओथ की बात की जा रही है। आर मतलब कि राज्यसभा। एस मतलब कि जो आपकी शेड्यूल्स एरिया हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक है, 5वीं अनुसूची में 10 हैं अब तक। ओ मतलब कि अदर शेड्यूल्स एरिया, जिसमें ATM2 बात करते हैं। एफ मतलब कि फेडरल, जो आपका प्रोविजन है, 3 लिस्टों की बात की गई है वहां पे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ओ मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, 12 भाषाएं, जिसमें बोडो जोड़ी गई है, डोंगरी, मैथिली, है ना, ये सब जोड़ी गई है। 21वें संविधान संशोधन, 71वां, 92वां संविधान संशोधन। एल मतलब कि लैंड रिफॉर्म की बात की गई है 9वीं में। डी मतलब कि डेफिनेशन की बात की गई है, डिफिशन होता नहीं है आपका दल बदल की। पी मतलब कि पंचायत है, और एम मतलब कि म्युनिसिपालिटी है। तो ये सब इसमें रखी गई हैं। आप चाहें तो इस ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे, आपको जो अच्छा लगे, उस तरीके से आप देख लेंगे। तो आपके पास अब ट्रिक भी है, ठीक है। और ये ट्रिक कैसे होगी, आप इसको 3-4 बार लिखोगे तब आपके याद हो जाएगी। कम से कम 5 बार आपको लिखना पड़ेगा, ट्रिक आपके याद हो जाएगी। मैं तो कहूंगा ट्रिक को छोड़ करके आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। ट्रिक कई बार भूल गए तो सब भूल जाओगे। चलो, तो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई थी। देखो 2019 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो किसके शासनकाल में की गई थी, अभी मैं आपको बताया। अभी हमने इसके बारे में डिटेल्स में चीजों को देखा भी और जाना भी, क्लियर। तो जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। अगर हम देखें, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू के समय जो 9वीं अनुसूची है, ये प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के माध्यम से, लैंड रिफॉर्म, याद कीजिए, उस पर कानून बनाने हैं और सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करना है, उनकी शक्तियों को शून्य करने का प्रयास करने के लिए इसको बनाया गया था। तो ए इसका राइट आंसर है। वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फिर से 2019 में ही, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिए आदिवासी भूमि का निजी पक्षों को हस्तांतरण शून्य और अमान्य घोषित किया जा सकता है। देखो, 3री अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। अभी आपने देखा कि यहां से क्वेश्चन बनता है, तो कौन सी अनुसूची है, ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5वीं अनुसूची में ये सब चीजें रखी गई हैं। क्लियर, देखो क्वेश्चन बने हैं, इस क्लास का ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और इस सेशन का भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये 2015 में आपसे पूछा गया था, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से लिए गए हैं। देखो, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान ये आपसे पूछा गया है, बताओ। पहला है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करना, राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करना, पंचायतों की शक्तियों के बारे में, या सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों की रक्षा करना। इजी सा है बिल्कुल एकदम। तो आंसर आपका आ जाएगा, ये कह रहे हैं, देखो बी में कह रहे हैं राज्यों के बीच सीमाओं का निर्धारण करना। मुझे बताओ मेरे भाई, संविधान का एक आर्टिकल आप पढ़ोगे, अभी तो आई थिंक मुझे नहीं पता, आपको पता है, संविधान का आर्टिकल 2 और 3 पढ़ते हो आप, तो उसमें चीजें हैं। पंचायतों की जो बात की गई है, संविधान का आर्टिकल 243 पढ़ते हो, आपकी जो 11वीं अनुसूची है वो पढ़ते हो। सभी राज्यों के हितों की रक्षा करना, ये क्या है, ये आपका इमरजेंसी की बात कर रहा है, आपातकाल की ये बात कर रहा है। संविधान का भाग 18 की बात कर रहा है, और आर्टिकल क्या है, 352 की बात कर रहा है। और यहां पर 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधान वो जनजातियों के बारे में बताते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको क्या करना है, एक मेथड और मैं आपको बताता हूं कि गलत छांटो, इसमें से गलत कौन सा है उस पर देखो, सही की तरफ चले जाओगे। चलो, 2013 में क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बना था, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय कहां प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय, जिसको हम कहते हैं क्या, ये उद्देश्य, मतलब कि प्राइमल का क्वेश्चन बाय द वे मिस्टेक से लगा दिया गया है, वो प्रस्तावना के बाद आता है, लेकिन ये लगा दिया है तो कोई बात नहीं है, कर लेते हैं। तो यहां पर आर्थिक न्याय की बात की गई है। देखो, जो जस्टिस है
वो आपका कितने प्रकार का है, वो जस्टिस जो है, जस्टिस आपको 3 टाइप का देखने के लिए मिलता है। एक मिलता है इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल। तो प्रस्तावना में आपको मिलता है, कहां पर मिलता है ये पूछ रहा है। तो जो न्याय है, आर्थिक जो न्याय है, ये आपको प्रस्तावना और उसके साथ साथ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल आप पढ़ते हैं, प्रेम्बल तो है, लेकिन आर्टिकल अगर आप डीपीएसपी की बात करते हैं तो उसमें संविधान का आर्टिकल 38 आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा। क्लियर? चलो, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2018 में क्वेश्चन आया, देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 स्टेटमेंट थे। पहला, भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रख सकती है। बिल्कुल रख सकती है, 9वीं अनुसूची इसलिए तो लाई गई थी, तो पहला एकदम सही है। दूसरा है कि 9वीं अनुसूची में रखे गए कानून की वैधता की किसी भी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती और इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि अब पहले तो था इसलिए, लेकिन एक मामला हुआ था कि वो तो होलन, आई थिंक यही मामला था, इसके तहत ये 2007 का मैटर था। इसके माध्यम से अब क्या है, इसकी जुडिशरी क्या कर लेगी, जो आपकी जुडिशरी है वो रिव्यू कर सकती है, न्यायिक प्रवलोकन हो जाएगा। उसका रीजन है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें अमेंडमेंट तो कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो आप कर रहे हैं इसके अंदर जो आपने विषय डाला है वो संविधान की आत्मा, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, इस पे एक्शन ले लेती है। ठीक है, तो दूसरा गलत है, पहला इसमें सही है। अब 50-50 हो गया। इसको एलिमेंट मेथड भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। 50-50 है तो देखो 2 नहीं है तो बी और सी कट जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। चलो और देखते हैं क्वेश्चन। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है ना। अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्यिक राज्य सूची के तहत एक राज्य सूची का विषय है। नहीं, अंतरराज्यीय प्रवासन राज्य सूची के तहत एक राज्य सूची का विषय है। अंतरराज्यीय संगरोध संघ सूची के तहत एक संघीय सूची का विषय है। निगम कर राज्य सूची के तहत एक राज्य का विषय है। बताओ इसमें से कौन सा सही है? 2024 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो अंतरराज्यीय आपका संगरोध जो संघ सूची के तहत एक संघ सूची के विषय के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी है। तो देखो क्वेश्चन आप देखिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 2022 में आया है। यदि किसी विशेष क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत लाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके परिणाम को सर्वोच्च सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे आदिवासी लोगों की भूमि और गैर आदिवासी लोगों की हस्तांतरित करने से रोका जा सकेगा। इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का निर्माण होगा। इससे वह क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तित हो जाएगा। या डी में कह रहे हैं कि ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष श्रेणी का मतलब कि राज्य का दर्जा घोषित किया जाएगा। बताओ 5वीं अनुसूची जनजाति मतलब कि आदिवासियों से ही उसके बारे में चर्चा की गई है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। 2022 में ऐसा क्वेश्चन था। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी मूल संरचना को परिभाषित करता है। किसको परिभाषित करता है? मूल संरचना को परिभाषित करता है। भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है। बताओ ऐसा है क्या? कौन सा सही है? तो देखो मूल जो संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संविधान कब कौन सा संविधान था? जब संविधान बनकर तैयार हुआ और जिस संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था उसको हम मूल संविधान कहते हैं।
उसके बाद में जो चीजें हमने बाद में जोड़ी, जैसे ये जो आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये तो हमने 42 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के माध्यम से 1976 में ऐड किया था, तो पहला गलत है। न्यायिक समीक्षा की जो व्यवस्था है ये संविधान नहीं व्याख्यात करता है, बल्कि एक आर्टिकल है संविधान का, एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं 124 माफ कीजिएगा 124 में जुडिशरी के बारे में चर्चा है, तो उसी में एक आर्टिकल देखे रखा है सब क्लोज, उसके तहत उसको ये अधिकार है, ना कि संविधान के तहत, तो ये भी बात गलत है। तो दोनों बातें गलत हैं, सही आपसे पूछा था तो आंसर नहीं, बोलो हाँ। ऐसी टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था आपका जो विशेष रूप से हमने देखा कि स्रोत क्या है, संविधान सभा क्या है, कहां से क्या लिया गया है, और संविधान की अनुसूचियां। अब देख लेते हैं उद्देशिका के बारे में भी, चीजों को थोड़ा सा जान लेते हैं उद्देशिका के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, 1 मिनट का ब्रेक इस क्लासेस में ले लेते हैं, फिर चीजों को चलो। तो अब देखते हैं, मैंने पानी पीना था मैंने वो पी लिया है। एक्चुअली क्या था, पानी मुझे दूर से थोड़ा सा लेना था तो इसलिए। चलो आओ अब देखते हैं इसी में नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है उद्देशिका। क्या है उद्देशिका? उद्देशिका क्या है सर? इसमें संविधान के मूलभूत बातों को दर्शाया गया है। मान लीजिए एक किताब है, जैसे मैं कहूं, मान लीजिए ये किताब है हमारे पास में, ये किताब आप देख रहे हैं, ये किताब है हमारे पास में, क्लियर। अब इस किताब का अगर हम देखें, इस किताब का जो हम पहला पेपर खोलते हैं, ये तो फ्रंट है इसका, और ये पॉलिटी परिभाषा है, तो यहाँ पे जो पहला पेपर, ये जो चैप्टर तो नहीं है इसका, ठीक है, पहला जो इसके बारे में बताया गया है, अब ये कुछ पेपर है, ठीक है, यहां तक परिचय, यहां पर देख रहे हो इंट्रोडक्शन है, यहां पर इंट्रोडक्शन है। अब ये इंट्रोडक्शन है कि हमारे संविधान में क्या क्या है, लेकिन ये इसका चैप्टर तो है, ठीक है, ये इसका चैप्टर तो है, और इसमें बताया गया है कि क्या क्या हमारे संविधान में है। तो प्रस्तावना की उत्पत्ति और विकास की अगर हम बात कर लें, तो प्रस्तावना की उत्पत्ति और विकास होता है 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया जाता है। इसके माध्यम से कहा जाता है कि मूल अधिकारों की चर्चा, अल्पसंख्यकों के हितों की चर्चा, सभी नागरिकों के हितों की चर्चा, महिलाओं के अधिकारों की चर्चा, रक्षा और स्वतंत्रता की बातें इसमें की जाती है, ठीक है, प्रेम्बल के अंतर्गत। तो ये एक तरीके से भारतीय संविधान का क्या है, दर्शन है, ये ध्यान में रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे भारतीय संविधान के बारे में बताओ, तो आप कहोगे, आपको मैं एक की पॉइंट बता रहा हूं कि भारतीय संविधान किस पर टिका हुआ है, उसकी भावनाएं क्या है। आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ लो, ठीक है, उसमें एक एक शब्द लिखा हुआ है, और जो एक वो शब्द आप पढ़ते हैं वो एक शब्द नहीं है, वो पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को समस्त, है ना, तो ये सब सारी चीजें पढ़ते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय, ये सब आप पढ़ते हैं। तो न्याय अगर है, जस्टिस, वो किस प्रकार से है, तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान इन सब पर टिका हुआ है। यह संविधान निर्माताओं की एक क्या है, यहां पर उनकी बातें आपको मिलेंगी। जैसे पंडित ठाकुर ने, किसी ने इसको आत्मा कहा है, जो आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं, ठीक है, हिदायत उल्लाह,
उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेता है। तो चलिए आइए देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। इस पर कई केस भी हुए हैं, जैसे केश बनाम भारती बनाम केरल मामला भी हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ 1967 का केस हुआ है, ठीक है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं प्रेम्बल के बारे में, चीजें बढ़ते हैं। तो इतिहास तो इसका इतना ही है और फिर ये चीजें आगे चलती रही। आगे चल के इसको 1948 के समय इसको अपना लिया भी गया था। आइए देखते हैं प्रेम्बल के बारे में, उद्देशिका के बारे में। देखिए उद्देशिका खासतौर पर क्या है, ये संविधान बनाने का उद्देश्य इसके अंतर्गत लिखा गया है, जिसको 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, नेहरू जी के द्वारा। सर्वप्रथम ये खासतौर पर अमेरिकी संविधान में उद्देशिका को शामिल किया गया था। उसी से हम प्रभावित होकर के हमने भी अपने संविधान में, भारतीय संविधान में इसको क्या है, शामिल किया। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको क्या था, स्वीकार कर लिया। तो देखो यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स के, कि ये प्रीलिम्स के सब फैक्ट हैं। ये क्या है, प्रीलिम्स के फैक्ट हैं। पहला कि प्रस्तावना कहां से हमने ली है, तो अमेरिका के संविधान से। कब इसको प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था, तो ये खास तौर पर नेहरू जी के द्वारा हुआ था। संविधान सभा ने इसको कब स्वीकार कर लिया था, 22 जनवरी 1947 को। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें उद्देशिका के 4 मूल तत्व कौन से हैं, तो आइए उन 4 मूल तत्वों पर ही क्या है, आपकी प्रस्तावना टिकी हुई है। जैसे संविधान के अधिकारों का स्रोत माना गया है। संविधान के अधिकारों का स्रोत कौन होगी, भारत की जनता होगी। ये वही भारत की जनता है जिसने संविधान का निर्माण किया है। ये वही भारत की जनता है जो देश के राष्ट्र के प्रतिनिधि को चुन करके भेजती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। भारत की प्रकृति क्या होगी, भारत की प्रकृति होगी, आप देखोगे, संप्रभु होगा। मैं एक एक शब्द को थोड़ा सा आपको बताता चलूंगा, हिंट्स देता चलूंगा। संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब यहां पर यह होता है, समझिएगा, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। संप्रभु का मतलब होता है कि बाहरी और आंतरिक क्षेत्रों में भारत अपने क्या करेगा, डिसीजन स्वयं लेगा। ऐसा नहीं होगा यूएनओ में बैठ करके कि भारत यूएनओ में बैठ करके क्या है, वहां पे अमेरिका से प्रभावित होकर के डिसीजन लेगा या किसी राष्ट्र के प्रेशर में आकर के डिसीजन लेगा। नहीं, हम अपनी ही दृष्टिकोण से डिसीजन लेंगे। हमें हमारे देश में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हम जानते हैं। हमारी नीति क्या होनी चाहिए वैश्विक स्तर पर, वो हम जानते हैं। सबने कहा नेट जीरो इमिशन को लेकर के ग्लासगो में COP26 में, क्योंकि वहां पर सबके डिक्लेयर किए गए थे। किसी ने कहा हम 2050 तक, किसी ने कहा हम 2060 तक, किसी ने कहा हम 2050 तक, लेकिन भारत ने कहा हम 2070 तक क्या करेंगे, नेट जीरो इमिशन करेंगे, है ना। तो हम बाहरी क्षेत्र पर भी स्वतंत्र होकर के अपने निर्णय लेते हैं। जैसे आप हैं, आप अगर संप्रभु हैं तो अभी पता चल जाएगा। अगर आप संप्रभु होंगे तो आप बाहरी मामलों पर भी स्वयं निर्णय लेते होंगे और अपने आंतरिक मामलों पर भी स्वयं निर्णय लेते होंगे। अगर आपने कहा कि मुझे आईएएस बनना है, ये आप ही का डिसीजन है, तब आप संप्रभु हैं, ठीक है। और यदि आपको कहना है कि मैं कल अपने मित्र से मिलने जाऊंगा और आपके पेरेंट्स ने कहा नहीं जाना है, एक पड़ेगा आपको, ठीक है, मम्मी से पूछा मुझे जाना है मित्र के यहाँ पार्टी में, है ना, तो आप संप्रभु नहीं है। आपको पता चला मित्र का मेरे बर्थडे है और मुझे जाना है, फिर आप संप्रभु। और आप गए भी, आपको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या बनना है जिंदगी में, कलेक्टर बनना है पढ़ के, तो आप संप्रभु हैं। वैसे ही भारत है, ठीक। उसी तरीके से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया हिस्ट्री ऑप्शन में, मेंस में था कि भारत औपनिवेशिक शासन काल के समय एक राष्ट्र था, एक देश था परंतु एक राष्ट्र नहीं था। चर्चा कीजिए। उसका यही था कि हम उस समय संप्रभु नहीं थे। एक राज्य तो थे, हमारे पास में जमीन थी, जनसंख्या थी, हमारे पास में सब कुछ था, सरकार भी थी, लेकिन हम संप्रभु नहीं थे। समाजवादी शब्द की बात की गई है, समाजवाद। देखो आप इकोनॉमी में एक शब्द पढ़ते हैं, समाजवाद। समाजवाद का मतलब है कि भारत में जो भी कानून बनाया जाएगा, भारत में जो भी कानून बनाया जाएगा उसमें समाज केंद्र में होगा। समाज के जो वर्ग के व्यक्ति हैं सभी को समानता के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, वो सभी संविधान के प्रति समान होंगे।
जो भी कानून बनेगा, जो भी लॉ बनेगा, वो समान को दृष्टिकोण, मतलब कि कुछ भी करेगी सरकार, कोई भी लॉ बनाएगी तो कानून को बनाने का जो प्रोविजन आएगा, समाज उसमें केंद्र में होगा। समाज की मूलभूत जरूरतों, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही कानून बनाया जाएगा। अगर कुछ अंतर्विरोध द्वंद्व है तो उसको कम किया जाएगा। मान लीजिए सती प्रथा है, दास प्रथा है, कन्या भ्रूण हत्या है, तो सरकार उसको लेकर के कानून बनाएगी। क्लियर? पंथ निरपेक्ष का मतलब यहां पर होता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ये एक नेगेटिव सेंस है, हम पॉजिटिव सेंस में चलते हैं। भारत मतलब कि संविधान का कोई भी एक धर्म नहीं होगा, एक पंथ नहीं होगा जो कि रिलीजन होता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऐसे नहीं होगा, बल्कि यह है सभी धर्मों के प्रति, सभी पंथों के प्रति क्या है, समान रहेगा। इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी भी बराबर है, इसके लिए हिंदू भी, बौद्ध भी, जैन भी, सिख भी, यहूदी भी, सब इसके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि विशेषक रूप से ये केवल एक पार्टिकुलर सेंस में क्या है, टिका हुआ है कि नहीं हिंदू, ऐसा नहीं। पंथ निरपेक्ष होगा, एकदम पंथ निरपेक्ष। और ये मोस्ट हो जाता है। 2024 में एक याचिकाकर्ता ने डाला था, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और कहा कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंड शब्द को जोड़ा गया था, अखंडता, इंटीग्रिटी, वो शब्द फालतू में जोड़े गए हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान ऑलरेडी इन 3 शब्दों को समाहित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खंडित कर दिया था। क्लियर? तो पंथ निरपेक्ष। अब अगर हम फ्रांस की बात कर लें तो फ्रांस में निगेटिव है, हम पॉजिटिव है। अगर हमें धर्म में, किसी के धर्म में कमियां मिलेगी, अंतर्विरोध मिलेगा, तो हम उसको सही करेंगे। हमें लगेगा कि कन्या भ्रूण हत्या गलत है तो हम रोकेंगे, हम उसको कानूनी अपराध कहेंगे। हमें लगेगा, हमारे संविधान को, हमारे समाज, सभ्य समाज को अगर लगेगा कि भारत के संविधान के तहत कि समाज के अंदर जो दास प्रथा है ये गलत है, इसमें शोषण होता है, तो उसको रोका जाएगा। इसमें खासतौर पर सती प्रथा है, एक व्यक्ति को जीवन जीने का दायित्व देता है, अधिकार देता है संविधान, तो उसको मौत का अधिकार नहीं देता है कि आप दूसरे व्यक्ति उसको बढ़ा चढ़ा करके मोरली उसका, आप देखोगे मोरली उसका मिसयूज करके आप क्या कर रहे हैं, उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और उसको सती कर रहे हैं ना। उसको जीवन जीने का अधिकार, तो इसको रोकेगा। जो विडोक पुनर् मतलब कि रीमैरिज एक्ट हम लेकर के आएंगे, तो हमें ये इस तरीके से हमें लगेगा कि 3 तलाक, तो बिल्कुल वो भी रोका जाएगा। तो पंथ निरपेक्ष, हम एक्टिव है, हम पैसिव नहीं, हम एक्टिव है। हमें जो लगेगा चीजें, हम वो फ्रांस की तरफ नहीं कि फ्रांस का संविधान एक तरफ हो गया राज्य और धर्म एक तरफ हो गया, ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, लोगों को अपनी इच्छा अनुसार अपनी जीविका यापन करने का अधिकार होगा, अपने आप को पूर्ण विकसित करने का अधिकार होगा। आपको लगता है आप में ऊर्जाएं हैं, क्षमता है, तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप कलेक्टर बन सकते हैं, आप मिनिस्टर बन सकते हैं, आप लेबर बन सकते हैं, आप अपने स्तर पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आपकी चॉइस है, अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुली हुई है। आप क्रिकेटर बन सकते हैं, गेम कर सकते हैं, कोई ऐसे आप जा सकते हैं। तो सब लोकतंत्र है, बोला जाएगा, सबको बोलने का अधिकार है। आपको लगता है तो चुप रहने का भी अधिकार है, तो लोकतंत्र होता है। गणतांत्रिक मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, जो राष्ट्रपति होंगे, जो यहाँ का प्रमुख होगा, राज्य का अध्यक्ष होगा, वो चुन करके जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके जाता है। संविधान के उद्देश्य की बात कर ले, न्याय की बात होगी, यहां पर न्याय की बात होगी। न्याय मतलब 3 प्रकार के जस्टिस की बात यहां पर हुई है। जो जस्टिस है वो आपका 3 प्रकार का जस्टिस मिलता है। इसमें जस्टिस क्या होगा, पॉलिटिकली होगा, इकोनॉमिकली होगा और सोशली होगा। आइए जरा तीनों को समझ लेते हैं आराम से। देखो, जो आपका पॉलिटिकल होगा कि ऐसा ना हो एक समय तक भारत में रजवाड़े रहे, दुनिया भर में रजवाड़े रहे, ऐसा ना हो पता चले उनके ही वंशज क्या हो राजनीति में आए, बल्कि अन्य वर्ग के व्यक्ति भी, जिनको शूद्र कहा जाता था, वो भी राजनीति में आए। ऐसा ना हो केवल पुरुष का ही वर्चस्व रहा है एक लंबे समय तक राजाओं में, रानी नहीं मिली कोई भी ऐसी जो राज शासन संभाला हो। अब बाद रहते हैं छुटपुट 1-2, ठीक है, लेकिन आजादी के बाद इनको भी न्याय मिले और ये भी राजनीति में। तो आज आप देखते हैं ममता को पढ़ते हैं, मायावती को पढ़ते हैं, सुषमा स्वराज को आप पढ़ते हैं, है ना। आज देश के आनंदीबेन पटेल को देखिए, राजनीति में ही राज्यपाल है। तो आज महिलाओं को भी ये अधिकार खासतौर पर मिलेगा। आर्थिक रूप से सभी को, क्योंकि एक समय तक क्या था, कुछ ही लोगों के पास में संपत्ति थी,
ऐसा ना हो जो वंचित रह गए हैं संपत्ति से, उनके पास में संपत्ति ना हो। आपको लगता है कि मैं ये व्यापार करना चाहता हूं, बिल्कुल ऑफ कोर्स आपके लिए खुला हुआ है। आपको लगता है मुझे ज्वेलरी की शॉप खोलनी है, बिल्कुल आप सक्षम है तो खोलिए, आपको भी अधिकार है। सामाजिक रूप से कई बार क्या था, हमारा जो समाज का ढांचा है बना हुआ, जिसमें खासतौर पर महिलाओं को कुछ अधिकार नहीं दिए गए कि तुम तो गृहिणी हो, तुम केवल क्या है, आप क्या कर सकती हैं, बच्चों को ही जन्म दे सकती हैं, आप क्या है बस बच्चे ही जन्म दे सकती हैं, आप जननी हैं। और उसको बहुत ही भद्दे शब्दों से नवाजा जाता था, अयोग्य बताया जाता था। आज देखो आप, खेल से लगाकर आज रिसर्च से लगाकर आज आप देखोगे भारत की सीमा को, सुरक्षा को लेकर के हर एक सेक्टर में महिलाएं। एक समय तक कहा जाता था, आप देखोगे ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये है तांडव के अधिकारी, है ना, ये वाक्य बोले जाते थे समाज के अंतर्गत। सामाजिक रूप से एक विशेष वर्ग को शूद्र ही कहा गया कि तुम अछूत हो, तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिया जाएगा, बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, ये होगा, महिलाएं ये हैं, बच्चे ये हैं, वृद्ध ये हैं, ये सब थी अनटचेबिलिटी। तो संविधान ने कहा नहीं, ये सब समान है। कलेक्टर अगर आप ही बन सकते हैं तो वो भी व्यक्ति बनेगा। जो शूद्र कम्युनिटी से आता है, दलित वर्ग से आता है, उसको भी कलेक्टर बनने का अधिकार है, वो भी आपके बराबर बैठेगा, वो भी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो भी देश का आप देखोगे संसद में बैठेगा, वो भी देश का न्यायाधीश बनेगा, वो भी डॉक्टर बनेगा, ये सबको अधिकार हो। क्लियर। लेकिन अभी छुटपुट कुछ ऐसी घटनाएं मिली हैं, एक आईपीएस अधिकारी का आत्महत्या कर लेना, किसी दलित को आप देखोगे उसी का टॉयलेट पिला देना, ठीक है, उससे साफ करवा लेना, उसके साथ साथ पैर धुलवा करके पानी पिलवा देना, है ना, ये सब चीजें चल रही है। और न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकना, ये भी कई चीजें आपको मिल रही है। तो हाँ, आज कुछ ये लगभग आप देखोगे 10 से 12 वर्षों में एक नई प्रवृत्ति जन्म ली है, और ये ब्रेन वॉश किया गया है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है इसके द्वारा, और बहुत अच्छे से आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये आने वाले समय में जो भी इसका शिकार हो रहे हैं कि ये दलित है, ये महिला है, ये वृद्ध है ना, हम तो यंग हैं, हम उस फलाना जाति से आते हैं, हम उस धर्म से आते हैं, ये आपके लिए आने वाले समय में घातक हो सकता है, ये ध्यान में रखो। क्योंकि ऐसा नहीं है ये सरकार परमानेंटली रहेगी, ये सरकार का प्रभाव है, ये सब सरकार का प्रभाव है। और भगवान की आड़ में या कोई भी व्यक्ति, किसी भी सभ्य समाज का, कोई भी समाज का, मैं सबको बोल रहा हूं, उसको ये अधिकार नहीं है। और आप कोई धर्म के ठेकेदार भी नहीं है, इस दुनिया में कोई भी किसी भी धर्म का ठेकेदार नहीं है। धर्म ठेकेदारों से नहीं चलता, धर्म समाज से चलता है। सही। जिस दिन समाज, आपको देखो धर्म क्या है, धर्म एक समाज की मूलभूत आवश्यकता है, जरूरत है, जिसको समाज ने बनाया है अपनी आवश्यकता और जरूरतों को पूरा करने के लिए। जिस दिन समाज को ये लगा, एहसास होने लगा कि धर्म की वजह से समाज का शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है, तो उस तरीके से समाज क्या कर देगा, उसको धर्म को निकाल देगा। ये समाज बनाता है हर एक चीज, ये जो वर्ण व्यवस्था है समाज ने ही बनाई है। अब समाज को लगता है कि वर्ण व्यवस्था गलत है तो उसका विरोध भी करता है, उस पर कानून भी बनाता है कि ये गलत है तो कानून बनाओ। तो ये धर्म के ठेकेदारों से धर्म नहीं चलता है। तो ये आने वाले समय में, क्योंकि सरकार बदलेगी, चीजें बदलेंगी, तो घातक साबित हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार से नहीं, अपनी इच्छा से जियो, किसी के प्रेशर में नहीं, संप्रभु बनो। आपको क्या गलत लगता है, क्या सही, आप इतने सभ्य हो चुके हो, और खासकर जो इस देश की क्रीम है, जो आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, उनसे तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, जो पढ़े लिखे शिक्षित हैं, है ना, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सब भद्दी चीजें ना आपको शोभा देती हैं और ना आप करें। मैं अभी कल बीसीसीआई की एक रिपोर्ट देख रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा कि आज भी जो अनटचेबिलिटी है वो ग्रामीण से निकलकर, शहरों से निकलकर कहां पहुंच गई है, अब सर्विस में चली गई है। एक उच्च वर्ग का अधिकारी है, वो निम्न वर्ग के अधिकारी की रिपुटेशन ऐसी कर देगा, उसका प्रमोशन ही नहीं होने का है। और उच्च वर्ग का अधिकारी कभी यही नहीं चाहेगा कि निम्न वर्ग का अधिकारी हमारे ऊपर आकर के डिसीजन मेकिंग का काम करे, पॉलिसी बनाए। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें तो अनटचेबिलिटी बहुत ज्यादा दिखती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो रिटायर आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो डीजी रह चुके हैं, डीआईजी रह चुके हैं, ये जो रिटायर हुए हैं वो बताते हैं, ऐसा मैं नहीं बताता। बीसीसीआई पे पूरी डॉक्यूमेंट्री है। तो ये सोशल जो मैं आपको बता रहा हूं कि जस्टिस की जो बात यहां पर है, ये इंटरलिंकिंग करना होता है कि पास्ट को कैसे आप प्रेजेंट से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए, है ना। तो समाज में ये चीजें होती हैं डियर।
क्लियर हुआ? तो आपसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कि अगर आप ऐसा कोई भी सीन देखते हैं कि ये दलित है, ये फलाना जाति का है, ये फलाना जाति का है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, नहीं, वो पहले इंसान है, वो ह्यूमन है, उसका सम्मान करो, ठीक, उसके साथ ये गलत व्यवहार मत करो। नहीं तो आप में फिर जंगली व्यक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता, उसको नहीं पता होता है कौन है। आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं तो आपसे ये उम्मीद की जाती है आप कल को बड़े बड़े उच्च पदों पे जाओगे तो इन सब से बाहर निकलो, ठीक है, इन सब से बाहर निकलो। आपको सारी चीजें पता है, इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ो, अपने जीवन को जियो, अपने डिसीजन स्वयं लो। सरकार के प्रभाव में आकर के आज आप देख रहे हो सरकार नहीं, संविधान नहीं, धर्म चला रहा है। ऐसे लगता है कभी कभी देख करके प्रधानमंत्री को कि ये प्रधानमंत्री बाद में बल्कि धर्म के ठेकेदार पहले हैं। हालांकि उनकी अपनी चीजें हैं, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं, लेकिन कई बार ये प्रतीत होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने बताइए कितनी मस्जिदें बनाई हैं, क्या देश में मुसलमान नहीं रहते हैं? अगर आपने मंदिरों का निर्माण किया तो मस्जिद का भी कीजिए, आप गिरजाघर का भी कीजिए, गुरुद्वारे का भी कीजिए, है ना? तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप उनमें जाते हैं तो उनमें भी जाइए, क्योंकि आप अब व्यक्ति, आप हिंदू और बाद में हैं आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप देश के राज्य के सीएम हैं, आप देश के राष्ट्रपति हैं। और जब इन पदों पर बैठाया जाता है, संवैधानिक पदों पर बैठाया जाता है, तो वहां पर जाति, धर्म, वंश, ये सब साइड कर दिए जाते हैं। क्लियर? तो आने वाले समय में उनके लिए वास्तविक रूप से घातक होगा। जैसे सरकार बदलेगी, ये चीजें बदलेंगी, ऑफकोर्स बदलेंगी, तो ये घातक उनके लिए साबित होगा, क्योंकि एक नशा हो गया है उनको पिछले 10 से 12 वर्षों में, है ना? तो इस चीज से थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास कीजिएगा। तो जस्टिस यहाँ पर क्या है, 3 प्रकार का जस्टिस है हमारी संविधान की प्रस्तावना में, चाहे वो पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो और सोशल हो, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता की बात होती है, तो स्वतंत्रता आपकी 5 प्रकार की यहां पर दी गई है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रता है। आपको जो धर्म अपनाना है अपनाइए, आप पे किसी को विश्वास करना है करिए, आपको धर्म आचरण करना है करिए, है ना? तो ये सारी स्वतंत्रता है। समता जो है वो 2 प्रकार की देके रखी है, और बंधुत्व आपका एक प्रकार है, भाईचारा बना करके रखो, है ना? इस बंधन से मुक्त रहो, भाईचारा रहो, एकता अखंडता बन के रहो। संविधान की तारीख की अगर हम बात कर ले, हमने जो संविधान को लागू किया था वो खासतौर पर कब किया था, वो 26 नवंबर 1949 को संविधान आप देखोगे लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। क्या है ये संविधान लागू करने की जो तारीख है? नहीं, ये तारीख हो जाएगी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के अंदर संविधान लागू हो गया। तो ये शब्द हैं, और ये जो 3 शब्द हैं आप देखोगे, एक ही अभी तक इसमें अमेंडमेंट्स हुआ है, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में, और 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 2024 में यूपीएस 2025 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में यहां से स्टेटमेंट आया था, और प्रेम्बल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 2025 के प्रीलिम्स में। तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब यहां पर कई बार पूछा जाता है कि उद्देशिका के शब्दों का क्रम आपसे पूछ लिया जाता है, तो उस क्रम को ध्यान में रखना है कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, अंगीकृत, आत्मनियत और आत्मपरित करते हैं। आज 26 नवंबर 1949 को हम प्रस्तावना को क्या करते हैं? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं, स्वयं स्वीकार करते हैं, स्वयं लिखते हैं और स्वयं स्वीकार करते हैं। तो ये शब्द हैं, इन शब्दों को ध्यान में रखना है, यहां से इन शब्दों को टारगेट करके भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो, कुछ ऐसी प्रमुख बातें यहां पर रखी गई हैं, तो उनको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखो, उद्देशिका संविधान का भाग है, बिल्कुल भाग है, क्योंकि आपने पढ़ा है केशवानंद भारती जो मैटर हुआ था 1900
73 का केरल वाला, ठीक है। तो उसके तहत क्या है, ये प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें जो आपकी संसद है संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है। और जुडिशरी रिव्यू भी होगा, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। तो मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन भी संभव है। सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, यहां पर समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन शब्दों को क्या है, जोड़ा गया है। तो चलिए ये था प्रस्तावना। अब बाकी की चीजें बढ़ लेते हैं आगे और देखते हैं जो यहां पर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन है 2020 का, भारत के संविधान की प्रस्तावना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बताओ भारत के संविधान की प्रस्तावना है, क्या है? संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। बीमे कह रहे हैं कि संविधान का हिस्सा नहीं है। देखो ये तो गलत हो गया, संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का तो हिस्सा है, ये संविधान का हिस्सा है और इसका किसी भी अन्य भाग के समान कानूनी प्रभाव है। मतलब कि क्या आप इसको कानून के तहत प्रभावी बना सकते हैं? तो ये गलत है। संविधान का हिस्सा है मतलब कि संविधान का भाग है, लेकिन अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक कानूनी प्रभाव नहीं है। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहां पर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। कानूनी प्रभाव इसलिए है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा, जब वो पढ़ रही है किसी डिसीजन को, जो कोई मान लीजिए अमेंडमेंट बनाया है, कानून बनाया है संसद के द्वारा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है यहां पर जो खंडन हो रहा है वो यहां पर प्रस्तावना की आत्मा का खंडन हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका खंडन हो रहा है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसका खंडन हो रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए वो इसको पढ़ेगी। क्या करेगी? वो इसको पढ़ेगी। तो यही बात कही गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, कौन सा उद्देश्य नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो क्या नहीं है? बी इसका राइट आंसर होगा आर्थिक। आर्थिक क्या है? न्याय है, और न्याय 3 प्रकार का है जो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। एक है आपका इकोनॉमी आर्थिक, एक है सोशल सामाजिक, और एक है आपका पॉलिटिकल मतलब कि राजनीतिक। ये न्याय है। तो इसमें स्वतंत्रता नहीं है बल्कि ये न्याय में आएगा। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 2017 में पूछा गया, भारत के संविधान के निर्माताओं की सोच निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होती है? देखो लगातार क्वेश्चन पूछे, एक वर्ष में 2 क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है प्रीलिम्स। प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, राष्ट्रीय के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो ये कहां पर मिलते हैं? प्रेम्बल में मिलते हैं। जो आपके मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 और आर्टिकल आप पढ़ते हैं 12 से 36 तक। डीपीएसपी संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 तक आप पढ़ते हैं। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जिसको आप देखोगे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर इसको लगाया गया था, और इसमें 2 अमेंडमेंट हुए हैं, एक तो 42वां संविधान संशोधन और एक हुआ है 86वां संविधान संशोधन। अभी स्थिति कितनी है? 11 है। संविधान के भाग 4 ए में है, और उसके साथ साथ संविधान के आर्टिकल 51 ए में इसकी चर्चा की गई है। ये कितने हैं? 11 है। 2 बार इसमें अमेंडमेंट हुए हैं, एक बार हुआ है आपका 42वां संविधान संशोधन और एक बार हुआ है 86वां संविधान संशोधन। चलो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखो भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतांत्रिक के संदर्भ में अपनी मूल संरचना को परिभाषित करता है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, R4 रिपीट कर दिया है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ तो देखो ये क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, यही थे आज की क्वेश्चन और आज का जो सेशन था बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन था। ठीक है, आज की इस क्लासेस में हमने आपसे क्या क्या कवर किया है पहले उसको देखते हैं। पहले देखा था हमने संविधान सभा, संविधान सभा पहला देखा, फिर उसके बाद एमसीक्यू देखे। दूसरा हमने देखा संविधान के स्रोत क्या क्या रहे हैं वो देखे, फिर उसके एमसीक्यू नहीं पीवाईक्यू देखे।
और इसके भी PYQ देखे। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक हमने देखा वो देखी थी इसकी अनुसूचियां। अनुसूचियां देख करके हमने सेम इसके PYQ देखे। और चौथा जो टॉपिक था वो हमने देखा आपसे, चौथा जो टॉपिक था वो क्या था, संविधान सभा देख लिया, स्रोत देख लिए, अनुसूची देख ली और आपकी प्रस्तावना। क्या देख ली, प्रस्तावना। और इस पर रिलेटेड जो भी आपके PYQ है ये भी देख ली। तो हमने आज के इस सेशन में जो भी टाइमिंग हुई है लगभग 1.5-2 घंटे जितने भी की क्लास हुई है अब तक, रिवीजन के साथ हमने आपके PYQ भी क्लियर तरीके से समझ लिए हैं। तो 4 टॉपिक आपके देखे हैं हमने अब तक। जो भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देखते हैं अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें, अपना फीडबैक आवश्यक रूप से दें। और भारत के किस कोने से आप इसको देखते हैं वो भी आप बताएं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये सेशन कैसा लगता है फीडबैक के माध्यम से दें। हमारी जो 2 क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पर उसको भी समझें, क्लियर। जो आपकी मॉर्निंग में होती है 8 बजे और शाम को होती है 7 बजे। इन क्लासेस को आवश्यक रूप से देखें, ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। और देखो यार लाइव भी आने का थोड़ा प्रयास किया करो। जो भी विद्यार्थी हैं कितना ही टाइम मांगते हैं आपसे, 24 घंटे में से कितना, 24 घंटे में से 2 घंटे कितना है, बस 1 घंटा मॉर्निंग का दे दो और लगभग 1 से 1.5 घंटा कितना है 1.5 कुछ आप दे दो हमें शाम का। बस आपसे यही तो मांग रहे हैं, 2 घंटे ही तो मांग रहे हैं, 2 से 2.5 घंटे। बस 7 बजे और 8 बजे हमें टाइम दे दो अपना और फिर देख लेना आप। और जो क्लास आपको मिल रही है ये वाली, इसको आप एंजॉय के साथ में देखो, क्लियर। तो अब तक 2 क्लास हुई हैं और 2 क्लास में हम इतना सब कुछ कर चुके हैं। यही तरीका रहेगा हमारा पठन पाठन का हर एक विषय में, हर एक सब्जेक्ट में। चलो तो मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहो। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, बाय।